हेलो, सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 हम करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये देखो भाई, रिफ्लेक्शन FLECT होता है रिफ्लेक्शन, और FRACTION होता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये हमें जानना है। पहले जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किसका करना है। तो हमें लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन करता है। ये लाइट क्या होती है? लाइट क्या होती है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और इसके अंदर लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि ट्रेवल करते हैं, वेव्स में ट्रेवल करते हैं। लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स वेव्स में ट्रेवल करते हैं। इन पार्टिकल्स को फोटॉन्स बोला जाता है। ये पार्टिकल्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, मतलब कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। तो लाइट खुद में भी एक एनर्जी है और छोटे छोटे पैकेट्स से बनी होती है। इन पैकेट्स को एनर्जी के पैकेट बोला जाता है, और एक और नाम दे दिया गया फोटोन। फोटोन याद रखना, फोटॉन्स। वेव्स की फॉर्म में ये लाइट होती है। तो वेव, एक तो लाइट का नेचर होता है वेव की तरह, दूसरा नेचर होता है पार्टिकल की तरह। पार्टिकल किसको बोला गया है? ब्रैकेट में लिख देता हूं, फोटोन को ही यहां पर पार्टिकल बोला गया है। तो लाइट के बारे में हम थोड़ा सा अब जान गए हैं। लाइट कहां से आती है? तो सबसे बड़ा सोर्स जो अर्थ पे लाइट का है वो है हमारा सूर्य, सन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो सनलाइट हमारे चारों तरफ फैली हुई है, और सारी एनर्जी का सोर्स जो है वो सन है। अगर सन चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ हट जाएगा, क्योंकि एनर्जी का सोर्स क्या है? सन है हमारे पास। सन से ही सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी आती है, फिर वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है। ये बेसिक सी बात आपको पता चल गई। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, वो क्या है? लाइट का रिफ्लेक्शन। लाइट का किसी सरफेस से टकरा कर वापस आ जाना लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाता है। लाइट यहां से आई, मान लो ये लाइट की एक रे ऑफ लाइट है, हम एक लाइन से उसको शो कर रहे हैं। बहुत सारी लाइंस आ रही हैं, बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट के लिए, बोर्ड पे दिखाने के लिए एक लाइन का यूज करेंगे। इस सरफेस से टकराती है लाइट। इस सरफेस, ये सरफेस जो है वो ओपेक है। ओपेक वो सरफेस होता है जिसके अंदर से लाइट को जाना नहीं होता, लाइट को जाने की परमिशन नहीं होती। ओपेक सरफेस कौन से होते हैं? जहां से लाइट पास नहीं हो सकती, और जहां से लाइट पास हो जाती है वो कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, वहां से लाइट पास हो जाती है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी बात थी। रे ऑफ लाइट आई, अब टकरा कर ये रे ऑफ लाइट जो है ये वापस आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन, इसको ही क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। अगर दूसरी बात हम करें कि अगर ये सरफेस आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस होता, मान लो कि ये लाइट का ये एक ग्लास होता, शीशा जिसे बोलते हैं, ग्लास होता, और ये एयर में लाइट है, तो यहां से आई लाइट, तो ये टकरा कर अब वापस आने की बजाय इसमें से गुजर जाएगी। तो ये लाइट जो है थोड़ी सी यहां पर विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब क्या है? यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, उसकी दिशा में गड़बड़। ठीक है, ऐसे उसको लिख सकते हैं, या फिर कह दें उसका थोड़ा सा दूसरा जो नाम है वो उसका है रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन, उसका रीएडजस्टमेंट हो जाता है लाइट का। जानी तो चाहिए थी ये लाइन ऐसे, लेकिन चली जाती है ये थोड़ी सी ऐसे, मुड़ जाएगी लाइट। ठीक है, लाइट क्या होती है? मुड़ जाती है। और खासकर ये जो लाइन है ना, अब हमने सीधी खींच ली, ये कर दी हमने बहुत बड़ी गलती। ठीक है, तो हम जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें जो लाइट रे का ध्यान रखना है वो लाइट रे ओब्लिक होनी चाहिए। मतलब कि ओब्लिक हम किसको बोलते थे? ये जो निशान होता है इसको ओब्लिक बोलते हैं ना, 1/2 ये निशान हो गया। ठीक है, या फिर कहें
कि इसको ऑब्लिक बोलते हैं। तो ये जो लाइट है ना, ये कुछ इसी एंगल पर आनी चाहिए, इसलिए मैं ये डायग्राम फिर से बना रहा हूं ताकि आगे जाकर आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन कॉन्सेप्ट वही का वही है। ये एक ग्लास है और लाइट आएगी अब की बार ऐसे, जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे सीधी, लेकिन जाएगी कैसे, ये जो इसका नॉर्मल होता है, जिस पॉइंट पर लाइट की रे आकर गिरती है, जिस पॉइंट पर लाइट की रे आकर गिरती है, उस पॉइंट और सरफेस के बीच में जो एक एंगल 90 डिग्री का बनाया जाए और उस 90 डिग्री पर एक ऐसे नॉर्मल को खींच दिया जाए। ये एक नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन को मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन खींच रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, ये लाइन हमने मान ली है। ठीक है, इस लाइन को हमने मान लिया है। अब ये जो डॉटेड लाइन है, इसमें इस पर जाकर क्या होता है, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन लाइट जो है वो इस एंगल पर ना जाकर इसके ये जो नॉर्मल है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, 90 डिग्री के एंगल पे जो लाइन खींची जाती है उसी लाइन को नॉर्मल कहते हैं। और ये लाइट इस रास्ते पर ना जाकर थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ विचलित होकर इस रास्ते पर चली जाएगी। ठीक है, इस रास्ते पर चली जाएगी, यहां पर इस रास्ते पर चली गई और आगे जाकर जिस लाइन पर जानी चाहिए थी उसके पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में रास्ता क्या हुआ, यहां पे आई, थोड़ी सी मुड़ी और फिर से पैरेलल इसके हो गई। ये दोनों तरफ जो मीडियम है, यहां पे भी एयर है, यहाँ पे एयर है और ये वाला मीडियम ग्लास है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी जो समझाया वो है रिफ्रैक्शन। एक बार फिर से हम इसको बड़ा डायग्राम बना के कर सकते हैं, एक बार के लिए ध्यान में दे लो। ये भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है दो सरफेस के बीच में। ठीक है, रिफ्रैक्शन, मोटा मोटी इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में, आपकी बुक में आपको बताया गया है कि भाई जब आप सुबह सुबह शीशा देखते हो तो उसमें आपकी इमेज कैसे बनती है, उसका एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, ये बना दो शीशा, इसके पीछे आप ब्लैक कलर से ऐसे पॉलिश कर दो ताकि ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग हो जाए, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए। ठीक है, यहां से यहां पे इसका पॉलिश कर दिया। कैसा पॉलिश कर दिया हमने, निकिल की पॉलिश कर दी, तो जो कि रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। आपने शीशे को पीछे से देखा होगा। तो अब मान लो कि ये कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, सुबह सुबह उठा और इसने आकर सुबह सुबह अपना शीशे में मुंह देखा, तो ये शीशा जो है इसको अपना मुंह दिखाता है। वो कहता है कि उसकी इमेज यहां पर बन जाएगी, शीशे के अंदर वो देखेगा तो वो यहां पर उसको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर इसकी इमेज, मान लो डी डिस्टेंस है, ये शीशे के अंदर दिखाई दे रहा है और जो असल में व्यक्ति खड़ा है वो यहां पे खड़ा है, डी डिस्टेंस। तो शीशे के अंदर भी डी डिस्टेंस पर ही इसकी इमेज बन जाएगी। लेकिन इमेज बनी क्यों, दिखाई क्यों दिया, ये है हमारा क्वेश्चन। कोई चीज हमें दिखाई क्यों देती है, क्योंकि हमारी आंखें हैं? नहीं, ये रीजन नहीं है क्योंकि हमारी आंखें हैं इसलिए हम देख पाते हैं। नहीं, हम देख पाते हैं क्योंकि लाइट है हमारे चारों तरफ। और जब लाइट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, फॉर एग्जांपल ये सन है, यहां से लाइट आई, इस व्यक्ति पर गिरी, इससे टकरा कर लाइट शीशे पर गिरी और फिर जो लाइट आई शीशे पर, शीशे के अंदर से हमारी आंखों में गिरी। तो हमें ये जो ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इसको, इस लाइन को, तो ये हमें यहां पर इमेज बनी हुई दिखाई देगी। ये है कॉन्सेप्ट। पहले सनलाइट हमारे ऊपर गिरती है, जो व्यक्ति शीशे में अपना मुंह देख रहा है उसके मुंह पे गिरी, फिर लाइट उससे टकरा कर कहां पे गिरी, शीशे पे गिरी। शीशे ने क्या किया, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। शीशे ने क्या किया, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया और वो हमारी आंखों पर आकर गिरी। इस तरह से पीछे की तरफ एक इमेज बन जाती है। ये असली में तो इमेज नहीं बनती है, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है। दूसरा, वर्चुअल इमेज बोला जाता है और इसका जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। किसका साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। तीसरी बात क्या कहते हैं यहां पे, ध्यान से देखिए, वर्चुअल इमेज साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। और तीसरी बात क्या हो सकती है इसके अंदर सोचने वाली, वो ये है, वो क्या थी भाई, वर्चुअल इमेज साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो गया। और भाई हाँ, एक खास बात,
मान लो यहाँ पे आपको बताने के लिए आर लेटर हमने लिखा, तो शीशे के अंदर वो आर लेटर आपको ऐसे दिखाई देगा। तो आप देखो कि इन्वर्जन हो गया है, लेटरल इन्वर्जन हो गया है। लेटरल का मतलब होता है साइड, साइड का इन्वर्जन हो गया है, ठीक है। लेटरल, LATERAL, लेटरल इन्वर्जन यहां पे देखने को मिलता है। इन्वर्जन का मतलब उल्टा हो जाना, इन्वर्ट हो जाना, ठीक है। तो आप यहां पे देखो किसका यहां पे इमेज उल्टी नहीं हुई है, ये जो साइड्स हैं ये उल्टी हुई है। मतलब कि यहाँ पे जो राइट हैंड है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड दिखाई देगा, इसलिए इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। यही तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी थी जो हम भूलने वाले थे, लेकिन एकदम से याद आ गया। लेटरल नहीं, लिटरल नहीं, लेटरल, LATERAL, लेटरल इन्वर्जन। ये 3 प्रॉपर्टी आपने याद करनी है 10th क्लास के बच्चों। जो याद क्या करनी है, आप इसको बस मन में बसा लीजिए, इसकी फील ले लीजिए कि यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज उतनी ही दूरी पर बनेगी और इमेज का साइज जो होगा वो साइज भी बराबर होगा। दूसरी बात यह है कि इमेज वर्चुअल बनेगी, रियल में कभी ये रेखाएं नहीं मिलेंगी क्योंकि टकरा कर वापस चली गई हैं। पीछे की तरफ डॉटेड बनाने से ऐसा लगता है कि ये रेखाएं मिल रही हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, और प्रतीत होना को इंग्लिश में कहते हैं seems to meet, ठीक है। लगता है कि ये मिलता है, seem to meet, these rays seem to meet behind the mirror, that's why this image is virtual। अगर आपसे कोई पूछ ले पेपर में, या कोई भूला भटका व्यक्ति आपसे ये सवाल पूछ ले कि शीशे के अंदर इमेज वर्चुअल क्यों बनती है, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं वो शीशे के पीछे जाकर ऐसा लगता है कि मिलती हुई हों, इसलिए वो इमेज वर्चुअल होती है। और जब प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे से टकराकर एक इमेज का निर्माण करती हैं तो उस इमेज को वर्चुअल नहीं, रियल इमेज कहा जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहीं पर था, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना, हमें क्या लेना देना। चलो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगले कॉन्सेप्ट से बात करते हैं। चलो चलो चलो, स्फेरिकल मिरर्स का आपका, ये तो आपने सिंपल मिरर देखा था। देखो भाई, ये सीधी लाइन, और आपके घर में जो शीशे होते हैं ना वो बिल्कुल सपाट सीधे सिंपल होते हैं, इसलिए उनको सिंपल मिरर कहा जाता है। लेकिन अब बात आती है स्फेरिकल मिरर्स की। जब आप किसी म्यूजियम में गए हों या फिर आपने कभी देखा हो कि ऐसे सरफेस, जो कि मान लो ऐसा है कोई सरफेस, ये एक शीशा है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर जाके देखते हो तो आप या तो बहुत छोटे दिखाई दोगे उसमें, या बहुत बड़े दिखाई दोगे, या आप टेढ़े मेढ़े ऐसे चलते हुए दिखाई दोगे। तो ऐसे ही मिरर्स को, जहां पर इमेज जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, अपने ओरिजिनल साइज को लूज कर देती है, या तो छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऐसे मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। अब स्फेरिकल वर्ड का क्या मतलब होता है भाई, स्फेरिकल का मतलब होता क्या है। स्फेरिकल की स्पेलिंग तो हमने गलत लिखी दी है, चलो कोई बात नहीं, एक अच्छी छूटा है फिर से। तो स्फेरिकल का मतलब होता क्या है, स्फीयर, स्फीयर से मिलकर बना है, स्फीयर से मिलकर बना है स्फेरिकल। स्फीयर क्या होता है, एक गोला, उसको क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये गोला है, इसको क्या बोलते हैं, एक स्फीयर बोलते हैं। अब क्या करो कि इस गोले में से एक छोटे से हिस्से को ऐसे काट लो, ये छोटा हिस्सा हमने ऐसे काट लिया और ये अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ है, ये छोटा हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है। ये छोटा हिस्सा हमने ले लिया, तो ऐसे अगर इसको हम बना लें, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 3D में तो मैं आपको बोर्ड पे दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। मौका मिलेगा तो वो मिरर लेकर आपको दिखा दूंगा कि वो एक गोले का हिस्सा जो काटा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर। और किसी भी चीज को, किसी भी सरफेस को मिरर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके पीछे पॉलिश कर दो। अब किस सरफेस को पॉलिश करना है, जो सरफेस रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता हो,
ठीक है, ऐसा जो सरफेस जिस पर लाइट गिरे और वो रिफ्लेक्ट करने लग जाए, उसको ही तो मिरर बनाते हैं ना। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं सर हम तो लकड़ी के पीछे पॉलिश कर देंगे तो क्या वो शीशा बन जाएगा? नहीं भाई, अगर हमने एक शीशा लिया और उसके पीछे पॉलिश करनी है, कैसी पॉलिश? ताकि उसके अंदर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है शीशे के अंदर। ठीक है, कैसे वो प्रॉपर्टी कैसे आएगी? जब उसके पीछे हम पॉलिश करेंगे। कैसे पॉलिश करनी है? चमकीले किसी सॉल्यूशन की पॉलिश करनी है, तभी तो उसमें चमक आएगी। और वो जो चमकीला जो सॉल्यूशन है वो निकिल हो सकता है। ठीक है, तो आप उसकी पॉलिश उसके पीछे कर सकते हैं। या फिर आप देखो कि स्टील के बर्तन थोड़े से हमारा फेस हमारा दिखा सकते हैं। थाली जो होती है उसमें चमकता है, कई बार तो एडवर्टाइजमेंट भी आती है ना, तो विम वगैरह की एडवर्टाइजमेंट आती थी जिसमें मुंह देख सकते हैं हम थाली के अंदर। तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतना साफ और क्लीन है कि उसके अंदर से हम देख भी सकते हैं, अपनी शक्ल देख सकते हैं। तो स्फेरिकल मिरर यहाँ पे बिल्कुल ही अलग बात है। स्फेरिकल मिरर, उसको हम एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? तो डेफिनेशन बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपको बता देता हूं कि स्फेरिकल मिरर एक गोले का भाग होता है जो कि पीछे से पॉलिश किया हुआ होता है। तो ये एक स्फेरिकल मिरर जो है एक पॉलिश्ड सरफेस होता है और एक गोले का भाग होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख दो इसको कि स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ ए स्फीयर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड। पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड। अब वन साइड क्यों बोला? कि मान लो भाई ये गोला था, आपने क्या किया, इतना इतना पार्ट ले लिया। ठीक है भाई, और इसको इस साइड से पॉलिश कर दिया, तो ये देखो भाई ये क्या बन गई, एक गुफा सी बन गई अंदर, इसलिए इसको केव बोला जाता है। और मिरर को क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर। क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर, CONCAVE, कॉनकेव मिरर। ओके, अब क्या करें? ये तो आपने बाहर से पॉलिश किया था, तब ये क्या बन गया? कॉनकेव मिरर बन गया। क्या कहां से पॉलिश किया था? बाहर की साइड से। अब मान लो एक गोले का हिस्सा लिया आपने यहां, अब क्या किया? इसको काट दिया। ठीक है, और अंदर से पॉलिश कर दिया। तो आप देखो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो उभरा हुआ है, उभार है इसमें, रिफ्लेक्टिव सरफेस में उभार है बाहर की साइड। समझे? उभार होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स। क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया जाता है। तो when the inner side of a reflecting mirror is polished, then it is called spherical reflecting mirror is polished, then it is called, inner side को polish किया तो it is called convex mirror. when the outer side of a spherical mirror is polished, then it is called concave mirror. ठीक है, ये बेसिक सी बात सबको समझ में आ गई। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हमें समझ में आ गया भाई कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप हमें बताइए सर कि एक गोला आपने लिया। ठीक है भाई, ये मान लो भाई कोई ऐसे गोला है। अब हर एक गोले का एक सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। क्या होता है? सेंटर। अच्छा, इसका सेंटर क्या है? ये C, और नाम दे दिया इस सेंटर को C। तो ऐसे गोले के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये जो कर्व बना है ना, क्या बना है? CURVE, कर्व। ठीक है, कर्व बना है, इस पूरे को क्या बोलते हैं? कर्वेचर। जहां जहां पे कर्व बना होता है वो पूरा क्या होता है? कर्वेचर। तो यही है वो कर्वेचर। और इसके सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। इस पूरे के सेंटर को हमने क्या बोल दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, इसका सेंटर ऑफ, ये जो एक गोला था इसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं एक छोटे से ऐसे कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव मिरर में, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉलिश करने वाला हूँ। देखो भाई फटाफट मैंने यहाँ पे गोला पेंट और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये पॉलिश कर दी भाई मैंने इसको ब्रश लेके ऐसे फटाक से। ठीक है, अब ये जो C है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। ठीक है भाई, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहां पर एक पॉइंट मान लिया जाता है और इसको
P बोला जाता है। इस P को P इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका नाम पोल होता है, और C को C इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कर्वेचर होता है। क्या होता है कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसलिए इसको C बोला जाता है। अब जब एक लाइन को इन दोनों को मिलाने के लिए यूज किया जाए, ठीक है, अगर हमने ये लाइन इन दोनों को मिलाने के लिए, सीधी लाइन होनी चाहिए, सीधी लाइन C और P को मिलाने के लिए यूज किया जाए, तो इसी लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या नाम है इस लाइन का? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल मुख्य एक्सिस, अक्ष जिसे हम बोलते हैं हिंदी में प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच के बिंदु को फोकस बिंदु बोला जाता है या फिर फोकल पॉइंट बोला जाता है, और ये क्या होता है? फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। ठीक है, या फिर फोकल पॉइंट। मैं इसको फोकस बोल रहा हूं यहां पे भाई। ठीक है, यहां पे फोकस होता है। किसका फोकस होता है? क्यों होता है ये फोकस? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है जिसके अनुसार आपको पता होगा कि किसी भी चीज को हम फोकस कर सकते हैं, उसका फोकस बना सकते हैं। ठीक है, फोकस कर सकते हैं, करते हैं ना भाई, फोकस करो फोकस करो। तो फोकस करने का मतलब क्या है? किसी एक पॉइंट पर ध्यान लगाना ही फोकस करना होता है। पढ़ाई पे फोकस करो मतलब इधर उधर की बातें मत सोचो, उस पॉइंट पर ध्यान लगाओ, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, फोकस करना है। वैसे ही यहां पर फोकल पॉइंट है, तो इसकी एक खास बात यह होती है कि जब रेज ऑफ लाइट पैरेलली बना हुआ, पैरेलल करो भाई इसको, पैरेलल ऐसे, किसके पैरेलल? ये और ये जो है आपस में पैरेलल होने चाहिए। इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका नाम क्या है? रे ऑफ लाइट, या फिर शॉर्ट में अगर किसको कहें तो लाइट रे आती है और गिर जाती है किस पे? लेंस पे। सॉरी, लेंस पे नहीं यार, क्या है ये? मिरर है, मिरर पे गिरती है। लेंस बोल रहे हो बार बार, ये कहां पे गिर गई? मिरर पे। ये है भाई ये मिरर। कौन सा मिरर है? कौन बताएगा? कनकेव मिरर, मैं ये बता देता हूं। और एक लाइट पे यहां पे आई, इधर आई, ये टकरा गई। ये टकराने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो भाई, टकराते ही ये ऐसी लाइनें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वो टकराने के बाद क्या करती हैं? फोकस से गुजर जाती हैं। गुजरा उसको फोकस से, यहां पे गुजर, मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरती हैं। कौन गुजरती है भाई? गुजरती है, कौन गुजरती है? ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या है? लाइट रे। लाइट रे किसकी प्रॉपर्टी क्या है इस लाइट रे की? इसकी ये प्रॉपर्टी है कि लाइट रे पैरेलल है। किसके पैरेलल है? पैरेलल टू, किसके पैरेलल थी? प्रिंसिपल एक्सिस। पीए लिख रहा हूं। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरती है। ये एक नियम है, आपको हमेशा याद रखना है। आपके लेंसिस में भी काम आएगा अगले चैप्टर में, और इसमें भी काम आएगा इस चैप्टर में जहां पे मिरर हम पढ़ रहे हैं। यहां पे पढ़ रहे हैं कनकेव मिरर, और जब हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो याद रखना बच्चों कि ये जब लाइन है लाइट रे, ये जब मिरर से ऐसे पैरेलल में गिरेगी मिरर के ऊपर, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजर जाएगी। जब भी कोई पैरेलल रे भूली भटकी मिरर पर जाकर गिरेगी तो वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। जब भी कोई पैरेलल रे धूली भटकी मिरर पर गिरेगी तो वो फोकस से गुजरेगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलो भाई, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे। आगे क्या है? देखो भाई, लाइट रे हो गया, मिरर हो गया, ये हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या खास बात हो सकती है, आप उसके बारे में सोचो, तब तक मैं इसे ना साफ कर देता हूँ। ये लो भाई, ऐसे बार बार बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको ऐसे क्लीन कर देता हूँ। थोड़ा सा साफ सफाई होते रहनी चाहिए घर में। ये देखो भाई, ठीक है, सबने इसको समझना है ध्यान से।
ये तो मिरर का मिरर ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं, बस लाइट रे चेंज होंगी। ठीक है, लाइट रे चेंज होंगे आपको समझाने के लिए वो भी। आप देखो भाई, आपने बोला कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना सर, ये फोकस होता है। ठीक है भाई, हो गया, समझ में आ गया। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब क्या करें, अब एक और नियम है जो कि मुझे याद आ रहा है कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन खींचो, इसके ऊपर यहां पे, यहां पे, यहां पे या यहां पे, या फिर ये जो पूरा मिरर है जो स्फीयर होता है उस पर कहीं भी खींचो, ये हमेशा इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। यही एक इसकी प्रॉपर्टी भी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली हर रेखा इसके मिरर के किसी भी हिस्से पर जब गिरेगी तो कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। और टकराकर, यहां से गिर रही है तो इसी रास्ते से टकराकर वापस चली जाएगी। ऐसे गिरी, ऐसे टकराकर वापस चली गई, ऐसे गिरी, टकराकर वापस चली गई। रिफ्लेक्शन जो होगा वो सेम पाथ पर होगा। ठीक है, तो यहां पे एक नियम, आप एक ये नियम लिख लो भाई, और एक बेसिक सा नियम यहां पे लिखता हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरने वाली रेखा को लाइन बोलते हैं बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरने वाली रेखा जब स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पर गिरती है तो वह सेंटर ऑफ, तो वह रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक बात और इसमें लिख लेना कि वह रेखा हमेशा इस सरफेस के साथ, किस सरफेस के साथ, मिरर के सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस ऑफ द मिरर। इस बात को भी आपने लिख लेना है। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी मोटा मोटी पर जरूरी बातें। ठीक है, इस बात को आपने समझ लिया। अब हम क्या करें, अब हम कोई और नियम देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये तो हो गया भाई, ठीक है। इसको अब थोड़ा थोड़ा वैसे ही थोड़ा थोड़ा इसका मुंह पोंछ देते हैं। ठीक है भाई, चलो अब अगला पॉइंट बताओ। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट आपने ध्यान से देखना है। एक ये देखो भी, प्रिंसिपल यहाँ पे फोकस हो गया, ये क्या हो गया, कर्वेचर हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया। अब कर्वेचर और फोकस का हो गया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब और कौन सा नियम लग सकता है भाई इसमें, चलो याद आएगा तो बता देंगे, आगे काम आएगा तब बता देंगे। देखो भाई आगे क्या होता है। अब आप मुझे बताओ कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये एक मिरर है और ये जो है मिरर, ये स्फेरिकल मिरर है। अब इसमें ऑब्जेक्ट आप बता रहे हो, इमेज वगैरह भी बनते हैं, वो बना के दिखाओ ना इमेज वगैरह। चलो भाई इमेज बनाते हैं अब आपकी। ठीक है, तो मान लो कोई व्यक्ति आया और वो बोला कि भाई मेरे सामने ऐसे मिरर है और मैं तो बिल्कुल इस फोकस पे जाकर खड़ा हो जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल इस फोकस पे जाके खड़ा हो जाऊंगा। अब मुझे बताओ कि मेरी इमेज कहाँ बनेगी। आपको इतना आता है, आप समझदार हो, तो आप मुझे बताओ कि इमेज कहाँ पे बनेगी। तो हमने एक पॉइंट सीखा था कि भाई जैसे ही जो आपकी लाइन है, मान लो कि एक रे ऑफ लाइट गई बिल्कुल यहाँ से, रे ऑफ लाइट जा रही है यहाँ से, टकराते टकराते यहाँ पे टकरा गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी रे ऑफ लाइट जाती है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी और वापस यहीं पर लौट आएगी भाई। ठीक है, तो एक तो होगी रे ये वाली। ठीक है, दूसरी बात हमने आपको बोली थी कि जब ये जो, अगर ये जो होता है ना, ये भी एक नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल के ऊपर किसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल बना है तो ये जो लाइन आएगी ना, ये टकरा के यहाँ पे आई एंगल बना रही है ना, तो टकराने के बाद जो एंगल बनाएगी वो मान लो रिफ्लेक्टिंग एंगल आर है, तो आई और आर है ना आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, आई और आर कहाँ होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं।
तो जब फोकस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इसकी जो इमेज बनेगी ना वो ऐसे पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होगी। रियल में नहीं बनेगी, वो ऐसे लगेगा कि रेखाएं मिल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिलती वो, इसलिए जो इमेज बनेगी ना वो बहुत ही विशालकाय बनेगी और इसको बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। जहां भी जो भी लाइन वर्चुअल है या इमेज वर्चुअल है, इसलिए ऐसी लाइंस को हम डॉटेड दर्शाते हैं, इसलिए इसको हम क्या दर्शाएंगे? डॉटेड दर्शाएंगे। समझ में आ गया? ये कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। कहां पे रखा था ऑब्जेक्ट को हमने? फोकस पॉइंट पे। फोकस पॉइंट पे रखने पे हमारी इमेज इसके बिल्कुल पीछे बन गई और वर्चुअल बन गई। चलो भाई, ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब मुझे बताओ कि अगर फोकस पे ना रख के मैं फोकस और पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दूं तो क्या होगा? ये आपका, मान लो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ से एक सीधी लाइन 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे गुजर जाएगी। ये देखो भाई गुजर गई। और यहाँ पे इसको मिरर बनाओ। पहले तो मिरर बनाने के लिए तो पॉलिश करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बिल्कुल ग्लास बन जाएगा, इसके अंदर से आर पार हो जाएगी लाइट। नहीं, मिरर बनाओ सर। ठीक है, बना दिया मिरर। अब क्या करें? अब इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमने फोकस मान लिया। ठीक है, तो आपने देखा था कि जब पैरेलल रेज आती है ना, मान लो ऐसे रेज आ रही है पैरेलल, तो याद करो रूल क्या था? पैरेलल जब भी रेज आएंगे ना तो रे टकरा कर कहां से गुजरेगी? फोकस से। ये गुजरेगी फोकस से, तो इमेज कहां पे बनेगी? यहां पर बनेगी। कहां पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। ठीक है, और बहुत छोटी बनेगी तो इमेज क्या बनेगी? डिमिनिश्ड। छोटी को क्या कहते हैं? डिमिनिश्ड। इंग्लिश में बोलते हैं डिमिनिश्ड। दूसरा कहां पर बनेगी? फोकस पर, ऑन फोकस। ठीक है, फोकस पॉइंट पर, पी पर, पैरा। तीसरा और क्या होगी? इस इमेज की खासियत क्या होगी भाई? बहुत छोटी बनेगी और फोकस पॉइंट पर बनेगी, और खासियत नहीं पता। और रियल बनेगी, क्योंकि एक्चुअल में रेखाएं जाकर, ये जो रियल है ना, लाइट की रियल में जाकर टकरा रही हैं, तो इमेज कैसी बनेगी? रियल। 3 तो बता ही देना। अभी इनको हटा दो लाइंस को, और बाकी बकवास बंद और काम शुरू। ये देखो भाई, फोकस पे आ जाओ फिर से। यहां से मान लो फोकस इनके बीच में होता है, सी और पी के बीच में होता है, तो CP का अगर आधा कर देना, CP मान लो एक लाइन है, इसका 1/2 करेंगे ना तो हम फोकस पॉइंट पर आ जाएंगे, तो ये फोकस होता है। ठीक है, याद रखना ये बात। चलो भाई, ये बात तो ठीक है। अब इसमें क्या दूसरा हम एक इमेज और बनाना चाहते हैं। हम फोकस पे इमेज बना ली, पैरेलल जब रेज आ रही थी तब हमने इमेज बना ली। और एक बात मैं बतानी भूल गया कि पैरेलल रेज आती कहां से हैं? ये आती है बहुत बहुत दूर से। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है ना, इससे बहुत दूर रखा हो तो रेज हमेशा पैरेलल आएंगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूर ना रख के, बहुत दूर क्या हो गया? जो बोर्ड से भी बाहर है, आगे कहीं पता नहीं कहां, बहुत दूर, और यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया सी से बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है? लोकेशन कैसे बनाते हैं? ऐसे आती है ना लोकेशन, LOC। लोकेशन इज इक्वल टू बियॉन्ड सी। किसकी? ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ऑब्जेक्ट की लोकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहां है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी से परे यहां पे है। अब देखो भाई, यहां पे कोई लाइट गिरी, ये जाके टकरा गई। पैरेलल लाइट थी भाई साहब, ये रूल लगा दो फटाक से, फोकस से गुजार दो। ए ले भाई साहब, फोकस से चले गए बेटे। अब बताओ क्या करें? फोकस यहाँ मान लो, फोकस से जानी चाहिए बस। ठीक है, अब क्या करें? टकरा के चले गए। इसको स्केल से बनाओगे तो अच्छे डायग्राम्स होंगे, हल्की पेंसिल से बनाना अच्छा लगेगा। अब दूसरा, ठीक है, अब दूसरा क्या करें? अब भाई फोकस से गुजार दो ना, तो दूसरा आपको जो तीसरा नियम था ना वो ये है कि जब भी लाइट रे फोकस से गुजर कर जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल होकर जाती है। तो पैरेलल जाएगी तो कैसे जाएगी भाई? यहां से कहीं मिलेगी, यहां पे टकरा गई। ठीक है, ये देखो भाई, ऐसे गई और यहां पर ये आपका इमेज बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। इससे छोटी बनेगी।
अगर ये बड़ा है ना तो ये छोटी बनेगी इमेज, ठीक है। तो हम बोलेंगे इमेज बनेगी रियल। दूसरा इन्वर्टेड बनेगी, ये ऊपर की तरफ से था, ये नीचे की तरफ है, मतलब इन्वर्ट हो गया, उल्टा है, इन्वर्टेड बनेगी। तीसरी बात क्या है कि जो लाइट रे आई थी वो कहां पे बना रही है इमेज, सी और एफ के बीच में बनेगी, सी और एफ के बीच में इन्वर्टेड इमेज बनेगी। चौथी बात क्या है, चौथी बात क्या है भाई, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, सी और एफ के बीच में हो गया, चौथी बात नहीं पता हमें, तीन ही बात पता है बस, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, इमेज, रियल इमेज है, इन्वर्टेड भी है, ठीक है। रियल इमेज है और इन्वर्टेड है, आपने ये बता देना है अगले को, ठीक है भाई। तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहां थी, बियॉन्ड सी थी। अब बियॉन्ड सी ना होके बंदा कह रहा है मिटो दो ये पूरा तामझाम जो किया था अभी, सारी लाइट रे को हटा दो, यहाँ पे लाइट नहीं रहनी चाहिए एक भी, ठीक है भाई साहब, आपकी जो इच्छा। ये लो भाई हटा दिया, ठीक है। अब क्या करें, लाइट रे यहाँ पे फोकस था, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, फोकस था। अब क्या करें, अब बोल रहा है कि सी पे है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे है, तो वही रूल लगाओ भाई, पहले जो लाइट रे आएगी वो कहाँ से जाएगी, सीधी पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब दूसरा रूल क्या है कि एक लाइट रे ऐसे भेज दो भाई, और ये जाके यहाँ पे टकराएंगी, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी होगी बीच में इसलिए गड़बड़ होगी, यहाँ पे सीधी इसके नीचे आएगी लाइन, ठीक है, यहाँ पे जाएगी लाइट रे और सीधी सी के नीचे। तो जब भी लोकेशन जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी ना, तो इमेज बनेगी कहां पर, कहां पर, आंसर है सी पर ही। दूसरा कहां पर बनेगी, सी पर ही बनेगी। दूसरा इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी। तीसरा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होगा, साइज इज इक्वल टू सेम, ठीक है। अब ये सबको समझ में आ गया, ये तीन बातें हमें पता लग गई। अब एक और खास बात, रियल बनेगी, ये तो पता ही है, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी, ठीक है, रियल इमेज, क्योंकि एक्चुअल में रेखाएं मीट कर रही हैं, हम डॉट डॉट करके इसको पीछे की तरफ से मिला नहीं रहे हैं, एक्चुअल में रेखाएं आ रही हैं और इमेज को बना रही हैं, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है। ये सब लाइट रे शीशे से टकरा कर अपने आप कर लेती है, जो हम इतना करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सी मान लीजिए और यहाँ पर मान लीजिए फोकस, और ये है आपका पोल, ठीक है। ओके भाई साहब, अब क्या करें, यहाँ पर क्या करें सर, देखिए देखिए देखिए, सी पर हमने इमेज को लिया, अब सी और एफ के बीच में अगर हो तो क्या किया जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में, तो यहाँ पे बना दो भाई ऑब्जेक्ट, और लाइट रे को जो है सीधा यहाँ से टकराने दो, ऐसे टकरा गई, टकराने के बाद क्या हुआ, फोकस से गुजर गई, फोकस से गुजर गई, फोकस यहाँ पे है ना, ये लो भाई, फोकस से गुजर गई भाई, ठीक है। अब दूसरी जो लाइट रे आ रही है वो फोकस से गई, तो वो जाके यहाँ से कहाँ पे टकराएगी, देखो पैरेलल गई और जाकर टकरा गई कहाँ, तो जब C और F के बीच में होगा ना, तो इमेज कहां पर बन रही है, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C, रियल और इन्वर्टेड, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसको सारे डायग्राम्स को आप ध्यान से देख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें एक रे और दिखाई गई है जो कि हमेशा, आप देखो आपको नियम याद होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे जाएगी ना, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो जो रे होगी वो वापस लौट के आ जाएगी, ठीक है, उसी रास्ते से 90 डिग्री। तो आप देखो कि ये जो इमेज है ना, एक्चुअल में यहाँ पर कहीं बनेगी, ठीक है। तो ये जो रे आके टकराएंगी ना, वो यहाँ पर आके कहीं टकराएगी, ठीक है। तो नियम याद रखना, ये वाले नियम से यहाँ पे आके ये आपको टकराई हुई मिलेगी, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इसको कर लेना, ठीक है, मिला के रेखाएं बना देना, ठीक है। सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या खास बात हमारे पास हो रही है, ठीक है। पहली जो इमेज बनेगी ना, वो आपकी बियॉन्ड सी बनेगी,
दूसरी बात क्या है, बियोंसी होने के साथ साथ वो जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। तीसरी बात, जो इमेज बनेगी ना वो आपके ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी, ठीक है, मतलब कि एनलार्ज्ड बड़ी की हुई बनती है, ठीक है, और रियल बनती है। चौथी बात क्या आप कहना चाहो तो रियल बनती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आपने ये डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज आपने बनाकर देखी, आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही सुंदर डायग्राम के साथ इन सभी चित्रों को बनाया गया है। तो कृपया करके अपनी एनसीईआरटी जरूर साथ रखें और पढ़ते वक्त मिलाते रहें कि मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूं, ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपने अभी अभी जो मिरर देखा था, दैट मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है, नहीं ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, इसमें तो केव बना हुआ है, इसलिए कॉन्केव मिरर था। अब जो हम मिरर पढ़ेंगे उसमें केव नहीं बना होगा, उसमें एक उभार होगा, मतलब उभार होगा तो सरफेस जो होगा वो सरफेस जो होगा वो आपका उभरा हुआ होगा, और जो पॉलिश सरफेस है वो ये पीछे है, और आगे वाला जो सरफेस है ऐसे उभरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब हमने इस पे डायग्राम बनाने हैं कि ये कैसे डायग्राम बनाता है। ठीक है भाई, आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर बनाओ। ये लो भाई, ठीक है, इसके पीछे पॉलिश करो सर, पॉलिश के पैसे लगेंगे भाई, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, पैसे दे देंगे, पॉलिश कर दो, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बना दो, प्रिंसिपल एक्सिस ये बना दी भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये लो भाई लंबी लाइन खींच दो, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सुथरे डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं, आप समझ लेना, आप बहुत समझदार हो, समझ जाओगे। ये सिंपल आपने क्या लिया, एक कन्वेक्स मिरर लिया। अब लाइट रे कहां से आएगी, यहां पे आएगी, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना वो यहां होता है, तो इसमें इस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होता ही नहीं है सर, ठीक है, मान लिया, क्योंकि जो मिरर का हिस्सा है वो तो गोला जो है यहाँ है, तो गोले का सेंटर कहाँ आएगा, पीछे आएगा ना, यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ी आएगा। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो जब लाइन बनाएंगे ना तो ये जो लाइन है ये हमारे अड़चन लगा देगी, हर्डिंग क्या क्या कहते हैं उसको, थोड़ा गलत कर देगी डायग्राम को, इसलिए तो मैं क्या करता हूँ कि पैरेलल रे को भेजता हूँ, गई वही पैरेलल रे, और टकराने के बाद यहाँ पे फोकस है, ठीक है, इससे टकराने के बाद क्या होगा, ये जो पैरेलल रे होगी ना, मान लो ये पैरेलल रे है, एक ये पैरेलल रे गई, टकराने के बाद ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और पीछे की तरफ बढ़ाने पर फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर एक इमेज बन जाएगी, और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। दूसरी बात, वर्चुअल इमेज होने के साथ साथ बहुत ही छोटी इमेज होगी, डिमिनिश्ड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ये गूगल वाली लोकेशन कहां पर है, इन्फिनिटी पर रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर, और इमेज कहां पर बन रही है, फोकस पर, कहां पर बन रही है, फोकस पॉइंट पर इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया भाई, जिसको नहीं आया रिपीट करके देख लेना। चलो आगे आगे करो भाई। तो एक तो ये बात होगी, दूसरी बात क्या है इसमें कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां रखा गया है, दूसरी बार बोला है कि भाई बहुत ज्यादा इन्फिनिटी पर नहीं है लोकेशन, ठीक है, नियर टू मिरर है, कहां, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस, अच्छा सर ठीक है, लेकिन ऐसे मत करो, ठीक है भाई, फाइनाइट डिस्टेंस है इसका, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे रखा है, क्योंकि भाई इमेज भी बनानी है, ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो पैरेलल गई रेस, ऐसे गई भाई, ऐसे 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 गई, ठीक है, ये गई भाई पैरेलल रेस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये पैरेलल रे जो गई है ये टकरा कर कहाँ पे जाएगी और कैसा लगेगा इसको, देखो भाई ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आधा कर लेना इसको, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो डायग्राम पूरा बर्बाद हो जाएगा हमारा, फोकस पे ले लेना, ऐसे इसको पहले ही मिला लो, ऐसे लगेगा कि ये जो रे है ना ये फोकस से
ऐसे रिफ्लेक्ट होती है ये, और ऐसा लगता है कि फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो दूसरी जो रे होगी ना हमारी वो हमारी ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा ऐसे जाएगी, और इसके ऊपर जो एंगल बनाएगी ना वो 90 डिग्री का बनाएगी। इसके सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो ऐसा लग रहेगा कि ये जो इमेज है ना, ये जो आगे बढ़ाने पर ऐसा लगेगा कि ये सी पे होकर गुजर रही है। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसकी प्रॉपर्टी होती है कि सी से जो भी रेखा इसके पॉइंट पर यहाँ पर सरफेस पर खींची जाएगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाती ही है। ठीक है, और मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि मिरर के ऊपर जो भी रेखा 90 डिग्री पर गिरती है वह उसी रास्ते से वापस चली जाती है, उसी रास्ते से वापस चली जाती है, और यहां पर वो सी पर से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसलिए अब देखो कि दो रेखाएं जहां पर टकराएंगी, यहां पर टकराई ना, तो यहीं पर इमेज बन जाएगी। तो देखो भाई, इससे छोटी इमेज बनेगी, छोटी जी बनेगी, छोटी। दूसरा, छोटी को क्या कहते हैं? डिमिनिश्ड। दूसरा हम पॉइंट अगर बताएं तो यहां पर कहां पर इमेज बन रही है? ये एफ और पी के बीच में। कहां पर बन रही है? एफ और पी के बीच में। पी क्या है? पोल। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइन। ठीक है, अब और क्या बताओगे? रियल बनेगी या वर्चुअल? वर्चुअल बनेगी सर। इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब डॉटेड। ओके, तो समझ में आ गया होगा सबको। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। कौन सा मिरर है ये? पॉलिश कहां है सर? यहां है पॉलिश, पीछे की तरफ। इसलिए ये मिरर कौन सा है आपका? मिरर कौन सा है आपका? ये कन्वेक्स मिरर है। वेक्स का मतलब उभार, उभरा हुआ मिरर है। वो सरफेस जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर अंदर की तरफ धसा हुआ सरफेस होगा तो वो कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर होगा। मैग्निफिकेशन। अगले लेक्चर के लिए तैयार रहें। लेट्स सी क्या होता है।